कार्बन डाइऑक्साइड एक बार जब वातावरण में गया तो इट हैज अ लाइफ एवरेज लाइफ ऑफ 300 इयर्स। गवर्नमेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू डू राइट थिंग्स। चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। नेचर तुमको इतनी आसानी से नहीं मारेगी। जैसा हमने नेचर को तड़पाया है वैसे ही नेचर हमको तड़पा तड़पा के ही मारेगी। दिस इज मोर स्कैरी। हमेशा बोलता हूँ, मुंबईया भाषा में इसको कहते हैं दुनिया में कुछ तो लोचा हुआ है। बहुत बड़े लेवल पे लोचा है। एक मन में प्रश्न है कि आज गांधी जी होते तो क्या करते हैं। और इसलिए मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा। फिर वहां से एक विचार है कि क्यों ना एक बस बनाई जाए जिसमें ये सेल्फ सफिशिएंसी हो कि मैं 11 साल तक घर नहीं आने वाला हूँ। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और घड़ी में 5 ही साल बचे और अगला इलेक्शन 5 साल बाद होगा। तो एक फिर ये है कि अब की बार जलवायु सुधार, दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन। डोंट वेयर आयरन क्लॉथ्स ऑन एवरी मंडे। 11 साल ही क्यों करें? 1 2 4 5 साल में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि देश इतना बड़ा है और ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस इशू। अभी नहीं तो कभी। हम सारे लोग किसी न किसी एरिया में बिजी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिक्स में बिजी है, कोई पैसे कमाने में बिजी है, कोई फिटनेस बनाने में बिजी है। लेकिन इस दुनिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है और जिससे हम पैदा हुए हैं, यानी कि धरती, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हमारा किसी भी एरिया में भागने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आज के जो गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं। उनको अगर हम ध्यान से सुन पाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास कितना कम टाइम है, और अगर हम नहीं सुधरे तो ये जो नेचर है वो हमें कैसे तड़पा तड़पा के मारने वाला है। और हमारे पास टाइम, आप जान के थोड़े से आश्चर्य में जाएंगे कि हमारे पास सिर्फ 5 साल बचे हुए हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है और हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो आज के जो गेस्ट हैं उनको मैं वेलकम करना चाहूँगा, प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जिनको लोग सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और कई लोग सोलर गांधी भी कहते हैं। तो वेलकम। और अगर टाइम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड विद निवेद पर। Welcome everyone on Unfiltered with Nivet. I'm very fortunate to have Professor Chetan Solanki. Welcome, Professor Solanki. I'm very excited to have you here, and I have long list. We are going to discuss so many things today. बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जिनमें हम जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ और मैं भी कुछ ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी चीज करूँ जो आप करते आए। So this conversation is divided in 3 parts. पहला होगा जिसमें जो हम कर रहे, जो प्रोफेशनल हमारा वर्क चल रहा है, एंड सेकंड वन इज पर्सनल लाइफ, क्योंकि कई बार पर्सनल लाइफ को लेके ही लोग इतना बिजी हैं कि वो बाकी सोच ही नहीं पाते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, कि वो होता क्या है और उसे हम कैसे अंडरस्टैंड करें। नहीं, राइट। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट इज एनर्जी स्वराज यात्रा। अब आई हर्ड कि इसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं आपके, मेरे ख्याल से। ये एक मेरी 11 साल की यात्रा है, जिसका नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा। और इसका मेन पर्पस ये है कि हम सब एनर्जी के यूज़र हैं। सब मतलब सब लोग उसमें, अरे अमीर आ गए, गरीब आ गया, अमेरिकन, अफ्रीकन, गांव का, शहर का, छोटा बड़ा, सब व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करते हैं। और इस समय वर्ल्ड की 85% एनर्जी कोल, ऑयल और गैस से आती है। और जब भी हम ये तीनों सोर्स को बर्न करते हैं, एलपीजी बर्न करते हैं खाना बनाने के लिए, पेट्रोल डीजल बर्न करते हैं ट्रेवल करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए कोयला बर्न करते हैं, जब भी इनको बर्न करते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से 85% गतिविधि जो हम हमारे जीवन में करते हैं, सब लोग करते हैं, उसके कारण कार्बन एमिशन होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो चुका है। बेसिकली वेदर सिस्टम ही चेंज हो गया हमारे। जो ठंड पहले जैसी थी अब नहीं है, गर्मी जैसे होती थी अब नहीं है, बारिश जैसे होती थी अब नहीं है। तो ये पूरा चेंज हो चुका है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पानी, मिट्टी, हवा खराब हो रही है, और ये हम सब करते हैं। ये सरकारें नहीं करती, इंडस्ट्री नहीं करती, हर व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है, सामान का उपयोग करता है, मटेरियल का उपयोग करता है,
वो कार्बन एमिशन करता है और इसलिए जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। और मुझे लगता है, और पिछले 30-40 साल का इतिहास देखें तो गवर्नमेंट के प्रयास या रेगुलेशन बनाने से या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। क्लाइमेट चेंज इज वर्सनिंग एवरी सिंगल ईयर। ट्रू, जब तक लोग नहीं उसको फॉलो करेंगे। हाँ, तो ये मात्र सरकार के प्रयासों से या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। तो इसलिए ये जो यात्रा है, इसका पर्पस है कि ये लोगों को समझाना कि हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है। एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन एंड देयरफॉर एवरीबडी हैज टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो। नाउ हाउ डू आई डू दैट? कैसे सबको हिस्सा बनाएं? और एक मन में प्रश्न है कि आज गांधी जी होते तो क्या करते हैं? तो पहला विचार आता है कि वो कुछ तो अनशन करते, कुछ धरना देते, कुछ यात्रा करते। अभी तो मॉडर्न जमाना है, तो हमने सोचा पद यात्रा की बजाय एक यात्रा करना चाहिए बस से, जो कि इतनी लंबी हो ताकि उसका इम्पैक्ट दिख सके, क्योंकि प्रॉब्लम तो वर्ल्ड की है ना, ये सिर्फ भारत की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, भोपाल की नहीं, तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो 1-2 साल में कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे लगा कि कम से कम 1 डिकेड या तो इसमें देना चाहिए। ट्रू। फिर मुझे लगा कि यदि इतनी गंभीर समस्या को, जो पिछले 30-40 सालों से हर सरकार, हर एनजीओ, हर यूनाइटेड नेशन ट्राई कर रहा है, फिर सॉल्व नहीं हो रही, तो ये इसको पार्ट और पार्सल में नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा। वाह। और 2030 में एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी टारगेट है। तो उसके साथ अलाइन भी है। 11 नंबर अच्छा भी होता है भारत में, इसलिए 11 का आंकड़ा फिक्स हुआ कि 2020 से 2030 तक। तो ये बस का आपने पहले डिसाइड किया था कि 11 साल का पहले डिसाइड किया था? पहले 11 साल का डिसाइड हुआ कि अभी 11 साल बिना घर जाए, दिन रात, सैटरडे संडे, होली, दिवाली, इस विषय के बारे में सोचना है, कुछ करना है। दिन रात करना है, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अभी 11 साल ट्रेवल करना है, तो सबसे पहला जो आया कि शरीर को ठीक कैसे रखेंगे, है ना। एक्चुअली बॉडी को तो मेंटेन करना है, खाना कहाँ खाएंगे, खाना और सोना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर वहाँ से एक विचार है कि क्यों ना एक बस बनाई जाए जिसमें ये सेल्फ सफिशिएंसी हो। तो फिर एक बस का विचार आया, और अब चूंकि मैं सोलर एनर्जी का प्रोफेसर हूँ, तो वो सोलर पे चलना चाहिए सारा काम। तो एक सोलर की फिर बस बनाई, जिसमें मेरी बस में बेड है, किचन है, वॉशरूम है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, ट्रेनिंग रूम है, टेम्पल है, गार्डन है। और the garden is also there, yeah. Okay, how did you create? They're all indoor plants, you know. मैं जब जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं। Okay. और मैं बाकी मटेरियल तो लेता नहीं हूँ, पर so प्लांट्स ले लेता हूँ। we need to give plant. हाँ, तो फिर मैं प्लांट ले लेता हूँ, और वो इंडोर प्लांट जो होते हैं वो I started collecting. तो अभी अच्छा खासा गार्डन, in fact that became one of the most attractive point in the bus, there is a garden inside the bus. And where is bus right now at this moment? अभी बस उज्जैन में है। अच्छा, मेरी यात्रा इस समय अभी मध्य प्रदेश में चल रही थी, एंड आज ही मैं उज्जैन जाके फिर यात्रा राजस्थान की तरफ जाएगी। यात्रा का एक तरह से देखा जाए तो पर्पस क्या है? जैसे कि कई बार हम पैदल चल के जाते हैं, तो जो भी लोग मिल रहे हैं उनको बताते हैं कि दिस इज माय मैसेज। कोई संत है या कोई भी है, हम इस यात्रा के थ्रू किसी लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कोई कंपनीज हो गए या स्कूल्स हो गए, या फिर हम जस्ट डूइंग आवर यात्रा, जहाँ भी रुक रहे हैं वहाँ लोग जो हैं उनको इकट्ठा करके उनसे बात करते हैं। हाउ डू वी डू इट? नहीं, यात्रा का उद्देश्य लिटरली दुनिया को बदलना है, बिकॉज हम बहुत बिगड़ चुके हैं, जो हमारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ये सब करके काफ़ी गड़बड़ हमने कर चुके हैं, और बड़े ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो पानी हमें पीना उसी को ख़राब करते हैं, जो हवा को सांस लेना उसी को पॉल्यूट करते हैं, जिस मिट्टी से खाना उगा के खाना उसी मिट्टी की हालत ख़राब है। तो हम काफ़ी बिगड़ गए हैं। एंड सारे जो पैरामीटर्स होते हैं लाइफ के, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीडीपी तो बढ़ रही है परंतु स्माइल नहीं बढ़ रही है। तो पर्पस क्या हुआ जीडीपी बढ़ाने का? और उल्टा हो रहा है कि जीडीपी बढ़ गई, मेरा डिप्रेशन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, वायलेंस बढ़ गया, पानी खराब। तो ये हमेशा बोलता हूँ, मुंबईया भाषा में इसको कहते हैं दुनिया में कुछ तो लोचा है भाई। What is the point है ना, हम ये सब बहुत बड़े लेवल पे लोचा, बहुत बड़े लेवल का लोचा, everybody is depressed, छोटा बच्चा, तो ये छोटा मोटा लोचा नहीं, बड़े लेवल का। इसलिए हर वो व्यक्ति जो एनर्जी का उपयोग करता है वो हमारा टारगेट है। और मैंने कहा कौन उपयोग करता है? हर व्यक्ति करता है, गरीब अमीर छोटा बड़ा सब। तो पर्पस यात्रा का है कि हर उस व्यक्ति से कनेक्ट होना और उसको बताना कि हम जो करते हैं ठीक नहीं है। हम जो पर्पस के साथ करते हैं कि हमें खुशहाली मिले,
वो सब नहीं होता, उल्टा जरूर होता है। उल्टा हो जाता तो केयरफुल होके है। है ना, हमें ये सब कंज्यूम करना है। एनर्जी तो चाहिए, खाना खाए बिना नहीं काम चल सकता है, रात में लाइट चाहिए, गर्मी हो तो कंफर्ट चाहिए, तो एनर्जी को उपयोग करना है, परंतु केयरलेस यूजर से कॉशियस यूजर की तरफ जाना है। ओके, लिमिट वी नीड टू डिसाइड कि कितना करना है, कब करना है। एब्सोल्युटली। तो ये पर्पस है यात्रा का कि सबको अवेयर किया जाए कि मैं खुद प्रॉब्लम का हिस्सेदार हूँ और मुझे ही सॉल्व करना है। तो ये पर्पस होता है यात्रा में, लोगों से मिलना, बात करना। ओके। जब मैं आपकी वेबसाइट पे गया था तो मैंने उस पर देखा कि आप यात्रा को इनवाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी आर इंस्टीट्यूट, तो अगर हम यात्रा को इनवाइट करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? सेवन पर्पस तो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। मैं जिस भी शहर में जाता हूँ और जो लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, ओके, कई सारे लोग होते हैं समाज में जिनको लगता है कि नहीं, जलवायु परिवर्तन कुछ करना चाहिए, तो लोग इनवाइट कर सकते हैं मेरी यात्रा को, उनके इंस्टीट्यूशन में बुला सकते हैं। एंड उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों बुलाना चाहते हो, अच्छा बुला के सिर्फ सुन के ताली बजाना चाहते हो कि कुछ करना चाहते हो, दैट्स ट्रू, तो कितना करना चाहते हो, तो एक जस्ट एक टेस्ट द वाटर्स, कि कितने रियली इंटरेस्टेड है। एंड हाउ डू वी चेक अगर हमने कहीं पे वो किया? और सो अभी चूंकि बहुत सारे इनविटेशन आते हैं यात्रा के, तो अभी एक टीम है जो क्रॉस चेक करती है। ओके, वी हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम, वी कॉल इट नेशनल कैंपेन ऑन एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन। ओके, so now there's a basket of activities that we want to ask, so it's not only inviting and listening to me, that's only beginning of the climate correction. ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना के रखी, एंड देन आवर टीम चेक्स कि वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कितना इंटरेस्टेड है। अच्छा खुद ही करेंगे कि स्प्रेड भी करेंगे, बिकॉज माई यात्रा तो सब दूर नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। तो नाउ वी वांट टू कोलैबोरेट विद देम एंड टेक देयर हेल्प टू स्प्रेड इट फर्दर। और सिर्फ समझ लिया तो सॉल्व नहीं होगा, you have to That's true. take some action to reduce it. Practice also. So there has to be a physical action to reduce the carbon emission and become part of the solution. मैं फिर से वेबसाइट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे लगा कि मैंने आपको पूछने चाहिए। उस पे क्लॉक आपने बनाई हुई है, उसमें 5 साल कुछ बचे हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो हाउ डिड यू डिसाइड दैट टाइम ड्यूरेशन, और क्या होगा 5 साल के बाद अगर ऐसा ही चलता रहा? तो हाँ, सबसे पहले ऐसा कुछ खत्म होने वाला नहीं। Okay. मैं हमेशा कहता हूँ कि चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। नेचर तुमको इतनी आसानी से नहीं मारेगी। जैसा हमने नेचर को तड़पाया है, जैसा हमने खोदा है, जैसे हमने पॉल्यूट किया है, वैसे ही नेचर हमको तड़पा तड़पा के ही मारेगी। दिस इज मोर स्कैरी। तो इसका मतलब है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण, व्हाट इज द साइड इफेक्ट क्लाइमेट चेंज का? हीट वेव्स, cold waves, true, floods, and we are facing droughts it, and droughts, and ice melting, and sea level rise, and forest fires, and diseases, and reduction in food production. These are all side effects of climate change. तो ये सब होने वाला है, कैसा ज़्यादा होने वाला है। Okay. And there's a very scientific data that tells you how much more will happen if global warming is at this level and this level and this level. Okay. So more warming means more of such activities. And when all this happens, people have to pay for it. True. There is a loss of life, there is a loss of economy. ये सब होता है। इसलिए अच्छा, मुझे जब मैंने यात्रा चालू नहीं की थी उसके पहले ऐसा लगता था कि जो गरीब है वही इसको भुगतने वाला है। पर अभी पिछले 2-3 साल की एक्टिविटीज जो इवेंट्स हो रही बता रहे हैं कि नो, एवरीबडी इज गोइंग टू पे फॉर इट। True. अभी 2-2.5 महीने पहले न्यूयॉर्क शहर में इमरजेंसी लगी थी, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। उसके 15 दिन पहले की बात है, वन ऑफ द सिटी ऑफ कनाडा वाज इवैक्यूएटेड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स। नाउ दिस आर पावरफुल कंट्रीज, वेरी एडवांस साइंस, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, बट दे कांट डू एनीथिंग। तो ये क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ने वाला है, और इंश्योरेंस कुछ काम नहीं आने वाला है, ऑब्वियसली, एंड दैट इज विजिबल। अब देखो चेन्नई में जब बाढ़ आती तो क्या होता है, उत्तराखंड में क्या हुआ, नोबडी इज स्पेयर्ड। तो सबको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मैं हर जगह हर लेक्चर में बोलता हूँ कि सब लोग रोज सोने के पहले एक चीज जरूर रिवाइज करें, नेचर हमको तड़पा तड़पा के मारने वाली है। सो व्हाट यू टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ। थोड़ा सा डर तो होना ही चाहिए। हाँ, दिस इज रियलिटी। देयर आर एक्चुअली फिगर्स कमिंग आउट एवरी सिंगल ईयर्स कि कितना इम्पैक्ट होता है, कितना लॉस होता है। एंड आई लिटरली आस्क एवरीवन, तुमको यदि जानना है कि तड़पना क्या होता है, तो जाके चेन्नई में जब फ्लड्स आते हैं वहां जाके रहो,
3 दिन एक्चुअली जब सब बंद हो जाता है, उनसे पूछो। जब उत्तराखंड में फ्लड्स आते हैं वहाँ जाके रहो तो पता चलेगा व्हाट डज इट मीन। अभी लास्ट ईयर चाइना का एक सिटी का टेम्परेचर 52.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 52.8 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इमेजिन, उनसे पूछो क्या होता है तड़पना। सो थिंग्स आर ऑलरेडी स्लीपिंग। सो ये जो घड़ी है वो साइंटिफिकली डिराइव्ड है ऑन डेटा। देयर इज एक कंसेप्ट है कार्बन बजट। कितना कार्बन हम हवा में छोड़ सकते हैं फॉर अ गिवन टेम्परेचर। सो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एक साइंटिफिकली डिराइव्ड नंबर है। ओके, दैट्स अ कार्बन बजट दैट वी कैन अफोर्ड टू एमिट। बट अभी हम कितने दिनों में वो बजट यूज करते हैं हमारे ऊपर है, कितने रेट से एमिट कर रहे हैं। नाउ द रेट ऑफ एमिशन इज something like 14 lakh kilogram of carbon dioxide is emitted in 1 second. 1 second? 1 second, can you और believe इसका it? कार्बन का मेरे ख्याल से डाइल्यूट भी नहीं, इसका क्या वो एज रहती? So carbon dioxide एक बार जब वातावरण में गया तो it has a average life of 300 years. My God. 300 years. वही मैं समझाता हूँ कि फ्रिज यूज करना बहुत आसान काम है। गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, पर एक बार गर्म पानी से नहाते हैं उसके कारण 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। वो 300 साल तक धरती के वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग का काम करेगा। तो एक बार जो गर्म पानी से नहाने का सुख है, एक बार जो फ्रिज का उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख 300 साल रहने वाला है। एक व्यक्ति 1 किलोग्राम वो क्रिएट करता है एक बार गर्म पानी से नहाना, बिकॉज जो गीजर होता है उसका बहुत पावर रेटिंग हाई होता है, 2 से 3 किलोवाट होता है। True. आपने 10-15 मिनट भी गीजर चलाए तो 1 यूनिट बिजली हो गया। और इंडिया में तो 74% बिजली आज भी कोयले से बनती है। तो उसके कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है। इज देयर एनी स्पेसिफिक कंट्री जो सबसे ज्यादा कार्बन का वो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में? वेल आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज पॉपुलेशन का भी एक रोल होता है। तो इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री फॉर कार्बन एमिशन, बट पर कैपिटा इज वेरी स्मॉल, Okay. But in general, I think Iceland is the country which is highest carbon emission per capita. Iceland? That The is second very, highest is Middle East. nature The loving. third highest is Canada. The fourth highest is US. तो Iceland कैसे? It's like very. I think because of the climatic condition, their cooling, their heating needs are very, very high. Okay. So probably that could be one of the reasons. The temperatures are sub-zero and all. True. Okay. ये बहुत ही एक तो वर्ड्स बड़े अच्छे आपके उस पर पड़े हुए हैं कि अब की बार जलवायु सुधारना, राइट? सो हाउ डिड यू गेट दैट? हु क्रिएट दिस? जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, समथिंग लाइक दैट। वेल आई मीन हम एक सोच रहे थे, मतलब जब से मैंने यात्रा चालू की तो मैं तो होली, दिवाली, सैटरडे, संडे कहीं जाता नहीं हूँ, तो बस में ही रहता हूँ। एंड एवरी डे आई कीप थिंकिंग कि व्हाट डू वी डू टू reach, bring this message to everyone. And ये जो clock तो tick हो रही है, it's ticking every single second. We are talking only 5.5 years to reach 1.5 degree. जब ये irreversible change होगा तो टाइम ज़्यादा नहीं है। और तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे तो कनेक्ट करें? हम सोचते रहते हैं, ट्रिक सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए। तो अभी इलेक्शन आ रहा है और घड़ी में 5 ही साल बचे हैं और अगला इलेक्शन 5 साल बाद होगा। तो सोच रहे थे कि कैसे इस इलेक्शन में हम कुछ करें। और तो एक फिर ये आया कि अब की बार जलवायु सुधार, दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन। क्लाइमेट करेक्शन वी स्टार्टेड टॉकिंग लॉन्ग बैक, बट दिस इलेक्शन क्लाइमेट करेक्शन इज वेरी राइमिक आल्सो। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जैसे जो गांव के लोग हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, दे कैन गेट कनेक्टेड। Yeah. लगेगा कि कुछ ऐसा मिलता जुलता है, हाँ. so we can do something like that. And this is also like kind of copying, इस तरह के स्लोगन है तो थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया। True. अब की बार जलवायु सुधार। अच्छा, ये गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? Like they support or they give lots of things to do? See, in general, government support, but governments cannot afford to do right things. Alright. They must be trying since long. No, they cannot afford to do right things. Okay. वो चाह कर भी वो नहीं कर सकते जो करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सरकार, सिर्फ भारत की बात नहीं, विश्व की बात करो, कोई भी सरकार का क्या काम होता है? टू शो द ग्रोथ, ग्रो। अच्छा, ग्रोथ करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ करना है मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है, ज़्यादा कंज्यूम करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। और 85% एनर्जी तो कोल एंड गैस से आती है। True. उससे तो कार्बन एमिशन होगा, उससे तो क्लाइमेट चेंज होगा। सो ग्रोथ मीन्स क्लाइमेट चेंज।
नाउ इफ आई गेट द चांस टू सिट विथ मोदी जी, और मोदी जी को मैं समझा दूं अच्छे से कि गड़बड़ है, लोचा है, और ये 6% की दर से बढ़ना ठीक बात नहीं है, 3% की दर से बढ़ते हैं, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या मोदी जी कभी भी जनता को बोल पाएंगे कि भाई और बहनों इस साल हम 3% की दर से बढ़ेंगे? द मोमेंट ही सेड ही विल लूज इलेक्शन। सो गवर्नमेंट, एक तो चूंकि उनका धर्म है चुनाव जीतना, तो दे विल डू एवरीथिंग टू विन इलेक्शन, एंड something that you need to do for climate correction, they cannot afford to do that. True. Number 2, even if they take a risk, चलो मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब तो हारना है तो कोई दिक्कत नहीं, करना है. Second problem is there will never be enough money with any government to solve this problem. So every government, you look at the budget, it's all divided in so many things. So budget for renewable energy is very tiny, and divide with 140 crore people, it's nothing, इसलिए मुझे लगता है कि मात्र सरकारों के प्रयासों से, चाहे वो कितनी भी पावरफुल सरकार क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका की हो क्यों ना हो, जापान की क्यों ना हो, भारत की क्यों ना हो, सरकारों के प्रयासों से इस प्रॉब्लम को हल नहीं किया जा सकता. हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, हर व्यक्ति को इसके सॉल्यूशन का हिस्सेदार बनना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. So sometimes it's very difficult for you, कि गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट नहीं है and you have to run everything by your own. Yes, and I understand क्यों नहीं है. That's the cause actually. That's I understand. कुछ कर भी नहीं सकते. Which that's why I don't get irritated कि अरे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, अरे ये कुछ कर नहीं रही, नहीं, because बेचारे उनका धर्म ही ऐसा है. इंडस्ट्री का धर्म है प्रॉफिट कमाना. वो प्रॉफिट कमाना छोड़ देंगे तो बंद हो जाएंगे, तो वो तो वही करेंगे जो प्रॉफिट कमाने के लिए करना पड़ता है. मुझे लग रहा है कि अभी जब आपसे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छे से चला रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि यू अंडरस्टैंड द कॉज. किसी भी बुरे व्यक्ति का है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, देन यू कैन बी इन द रिलेशनशिप, बहुत अच्छे से रन कर सकते हो. एज यू सेड कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, मजबूरी है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू रन सच बिग ऑर्गेनाइजेशन. इतना अच्छा कर पा रहे हो, विच इज वेरी गुड. आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू दैट वे. 11 साल ही क्यों करें हमने? वाई 11 years? कुछ अच्छा नंबर होता है इंडिया के अकॉर्डिंग? दैट्स व्हाई. हाँ, मैंने कहा था कि एक तो 1, 2, 4, 5 साल में कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि देश इतना बड़ा है और ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, तो 1 decade इज मिनिमम टाइम आई शुड स्पेंड. और 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट भी हैं. ओके. तो जब मैंने 2019 में सोचना चालू किया, तो फिर ऐसा लगा कि 20 से 30 11 साल, और 11 एक शुभ नंबर भी होता है भारत में, तो इसलिए वो 11. कई लोग बोलते रहते सर आप 14 क्यों नहीं कर लेते, राम दिन है. मैंने कहा भाई साहब धन्यवाद. नाउ सर वी आर कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ. ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ में जाएं, लेकिन मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे यूथ को कि अपनी लाइफ जी लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है. कि अगर आपने शादी कर लिया, घर वालों ने करा दी, बच्चे हैं, बीवी हैं, इससे हम निकल ही नहीं पाते हैं, मोस्टली लोगों का ये कहना होता है. आपने सब कुछ किया है, आपने शादी भी की है, बच्चे भी हैं, आपने बहुत पढ़ा है, और आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो वर्ल्ड लेवल पे है. यू आर डूइंग सो मच. कैसे कर सकते हैं? सो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिड यू गेट मैरिड? प्रेशर के साथ, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? एंड हाउ डिड यू मैनेज टू कम आउट? वेल, सबसे पहले जब मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, तो जब मुझे एड्रेस बताना होता है तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में के झिरनिया तहसील के इगरिया पोस्ट के नियमित गांव से. तो मेरे गांव में पोस्ट ऑफिस भी नहीं है. अच्छा. अभी भी वहाँ बस नहीं जाती. अभी प्रेजेंटली भी नहीं जाती हैं. तो छोटा गांव है काफ़ी. एंड मैं जब पढ़ता था तो एक प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, उसमें एक ही कमरा होता था, हार्डली 200-250 स्क्वायर फीट का, और उसी में 5 क्लासें बैठती थी. तो आधी लाइन पहली की, फिर आधी लाइन दूसरी की, तीसरी की, चौथी, और एक ही टीचर 5 क्लासों को पढ़ाता था. सो देन आई वाज लकी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बाहर भेजा, इंदौर भेजा पढ़ने के लिए. देन आई डिड इंजीनियरिंग. फिर मेरे जो हेड थे उन्होंने बोला कि इट्स नॉट इनफ. देन आई वेंट फॉर मास्टर्स एट IIT बॉम्बे. तब तक मुझे लगा कि ये इफ़ आई एम एबल टू ये सब कर पा रहा हूँ, पढ़ाई कर पा रहा हूँ, तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं गांव के, है ना. मुझ में क्या स्पेशल ऐसा जो वो नहीं कर सकते. तो एक ऐसा लगे कुछ काम करना चाहिए जो गांव के काम का, मतलब मेरे इतना पढ़ लिख जाने से मेरे गांव को क्या फ़ायदा होगा. उस टाइम में ऐसा कुछ दिमाग में सोलर वोलर को लेकर उस समय नहीं था, पर ये विचार था. तो मैं आई वाज एक्चुअली आफ्टर IIT बॉम्बे, मेरा बहुत हाईली पेड जॉब था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में. आई वाज डूइंग दैट, बट मुझे लगा कि
दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। और वही प्रश्न था कि इसका मेरे गाँव लोगों का फ़ायदा और इस टेक्नोलॉजी का गाँव में कब पहुँचेगी। फिर वहाँ से एक डिस्कशन में आया कि सोलर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब और फॉर्चुनेटली मुझे यूरोप में स्कॉलरशिप मिली PhD के लिए, तो फिर मैं यूरोप चला गया। यूरोप गए तो मुझे डर ये था कि वापस आऊँगा कि नहीं, बिकॉज उस समय 90s में लेट 90s में गए तो अमेरिका, यूरोप वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लव इट। तो मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं वापस आ पाऊँगा कि नहीं। अच्छा, ये था कि मुझे वापस जाना है। हाँ, मतलब क्योंकि सोलर में तो इसीलिए करने गया था रिसर्च, क्योंकि मुझे गाँव के लिए कुछ करना है। ओके। तो फिर मैंने एक उसका ट्रिक निकाला कि एक दिन फिक्स करते वापस जाने का। ओके। और मैंने ऐसे सोचा क्या दिन हो सकता है, ये तो न्यू ईयर हो सकता है, 1 जनवरी हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो 21 मई डेट ऑफ बर्थ, दैट आई फिक्स ऑलमोस्ट 5 years in advance. वाओ। एंड देन आई स्टार्टेड काउंटिंग डेज कि अभी 1112 दिन बचे हैं, फिर 1111 दिन बचे हैं, फिर 1110 दिन बचे। एवरी डे आई यूज्ड टू राइट ऑन माई डायरी। ओके। एंड it happened so that my PhD, I got my PhD in May in 2004. फिर वो सामान वान पैक करके शिप में पहुंचाए, सब किया। एंड देन इंसिडेंटली इट हैपेंड कि मेरा 20 मई को फ्लाइट था फ्रॉम बेल्जियम, एंड आई लैंडेड इन इंडिया ऑन 21 May. Exactly something that I decided 5 years in advance. Wow. So and there I was. So then I became professor. अच्छा, उसके पहले मेरा शादी करने का प्लान नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भी सोशल सर्विस करूँगा, ये करूँगा। इंसिडेंटली जब हम मास्टर्स डिग्री कर रहे थे तो मेरे एक सीनियर थे, वो PhD कर रहे थे, मैं मास्टर्स का IIT बॉम्बे में। इन्हीं सेट की चलो हम अन्ना हजारे से मिल के आते हैं। हाँ। और आलेगन सिद्धि पुणे के पास है, तो हम दोनों गए। और अन्ना जी उस दिन मिले नहीं हमको, तो हम लोग रात रुक गए गाँव में, उनके ही गाँव में। एंड देन सुबह मिले तो अन्ना जी ऐसे बैठे थे, हम दोनों नीचे बैठे थे। ओके। अन्ना जी ने उस टाइम तक वो कर ली थी या जो उन्होंने एक दिल्ली में वो किया था? नहीं, वो तो बहुत बाद में किया। ओके। वो बहुत पहले की बात है। तो ये 1998 की बात है। ओके। तो फिर बाकी सारा डिस्कशन होने का, हमने भी सोशल वर्क क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। फिर आखिरी में जस्ट ख़त्म ही होने वाला था, मैंने कहा अन्ना जी आपने जैसे शादी नहीं की, मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी शादी नहीं करूँगा। तो बोले अरे ऐसा मत करना। मैंने कहा क्यों? अरे आपने तो शादी की नहीं की, और मुझे बोला नहीं शादी जरूर करना। देन ही गिवन ब्यूटीफुल लॉजिक। ही सेड जब मैंने शादी नहीं की और मैं गांव में लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो बोलते हैं अन्ना जी आपका क्या है, आप तो शादीशुदा थोड़ी हो, आप तो कर सकते हो, हम थोड़ी कर सकते हैं। देन ही सेड इफ यू डू द सेम थिंग विथ मैरिड लाइफ, then message can be much stronger and much, everybody can else also can do. And I thought, and by that time, being in IIT, you start to think कि जो भी करना है स्किल में करना है। True. तो फिर ये आइडिया है कि हाँ शादी करना तो अच्छी बात है। एंड तब तक मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। Okay. फिर मैंने आके बोला कि अब मैं करने वाला हूँ। तो मैं काफ़ी हंसी मजाक, मेरे दोस्त भी उड़ाते थे कि ये क्या, इसका कुछ भरोसा नहीं, अभी शादी करना है नहीं करना है। So they were okay with it जब आपने मना किया? Of course, I mean they were not okay. They were hoping कि कभी तो बच्चा सुन लेगा। Nice. तो जो मुंबई की प्रोफेसर की जॉब है, दैट्स वेल सेटल्ड जॉब, अगर किसी को मिल जाती है तो उसने कहा लाइफ में कर लिया जो करना था, एंड दे कैन एंजॉय देयर जॉब। आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि अब एक्सपेरिमेंट करने हैं, रिसर्च करने हैं? क्योंकि वो पहले की कंडीशनिंग थी या फिर समथिंग हैपेंड कि एकदम से कुछ क्लिक किया? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेरा आइडिया था कि हमेशा सोलर टेक्नोलॉजी पे इसलिए काम करना है ताकि कम्युनिटी को फायदा हो सके। ओके। एंड जब मैं IIT में प्रोफेसर बना तो सबसे पहले जब सोलर की किताबें भी नहीं थी देश में, तो बाहर के ऑथर से पढ़ाना पड़ता था। आई थॉट कि दैट्स नॉट गुड थिंग, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव, एंड वेरी फ्यू पीपल वर देयर जो सोलर में काम करते थे। तो मुझे लगा कि मेरा ड्यूटी है कि उसको मैं सिंपल भाषा में लिखूँ। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। और अभी काफ़ी मेरी बुक एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ होती है। तो भारत में जो भी सोलर पढ़ता है वो मेरी किताबों से ही पढ़ता है। वाओ। बट मुझे 2008-9 होते होते लगा कि दिस इज मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, हु कम्स टू IIT, द क्रीम ऑफ द क्रीम, ऑब्वियसली। तो फिर गांव का क्या? सो देन आई एंड देन आल्सो रिसर्च भी करना है। तो देन आई एस्टैब्लिश अ नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन द कंट्री, एंड एवरी लैब इज देयर, एंड दैट इज इन मुंबई? दैट इज इन IIT मुंबई। ओके। बट मुझे लगा कि एक गाँव में कैसे ले जाया जाए। तो दैट टाइम लाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गांव में तो 4-5 घंटे आ गई तो बहुत है, सब लोग केरोसिन में पढ़ते थे। और मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना केरोसिन लैम्प को सोलर लैम्प से रिप्लेस किया जाए।
ओके। और उस समय जो केरोसिन का बजट होता था 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो मैंने एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया कि इतने पैसे में तो हर बच्चे को मैं 4-4 सोलर लैम्प दे सकता हूँ। वो इंडिया के बजट की बात इंडिया कर के रहे हो? बजट की बात ओके। कर रहा हूँ। और मैंने उस समय देखा कि जो लोग सोलर लैम्प बनाते थे वो या तो कोई तेंदुलकर गिफ्ट कर रहा है, तो कोई अमिताभ बच्चन गिफ्ट कर रहा है, तो इट इज ऑल सो वो Fancy चैरिटी stuff. ड्रिवन है, इट्स नॉट द एंड एक बार दे दिया तो खराब हो गया, फिर कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। और मैं खुद 2-3 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था जो फेल हो गए। एंड देन मुझे लगा कि इसको कुछ करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं छुट्टी ली IIT से। आई वेंट टू एक स्कूल भी मैंने चालू किया था उस समय तक 2010 में मेरे ज़िले में, जिसमें 1000 कुछ बच्चे थे मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। और वो उसकी खासियत है कि वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, वो 100% सोलर पे चलता है। 2010 से आज तक कनेक्शन ही नहीं लिया, बिजली का बिल नहीं स्मूथली एंड रन से स्मूथली। तो मैं वहाँ रहा 3 महीने एंड देन वी फिगर्ड आउट कि ये जो सोलर लैम्प की प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम है। एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा रिपेयर नहीं कर सकते, तीसरा मेंटेन कौन करेगा, और अवेलेबल नहीं है ना। आज भी बोला कि अवेलेबल नहीं। तो देन दैट इज़ वहाँ से एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोकल कर लें, सब लोकल आदमी बनाए, लोकल आदमी रिपेयर करे, लोकल आदमी सेल करे। तो वहाँ से फिर ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। तो हमने 4 महीने में कुछ 21,000 लैम्प सेल किए। देन आई थॉट दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि उस समय तक जिसको भी बोलो सोलर में ऐसा करो तो सब लोग बोलते पायलट करते हैं। पायलट करते मैंने तो मुझे बड़ा चिढ़ होता था, कितना पायलट करोगे भाई, कभी तो रियल में लेके आओ। सो देन आई सेड आई विल डू अ प्रोजेक्ट व्हिच इज सो बिग देन नोबडी सेज कि पायलट करते हैं। तो मैंने सोचा कि 1 मिलियन बच्चों को 1 साल में सोलर लैम्प देंगे। एज एन IIT बॉम्बे प्रोजेक्ट आई प्रपोज। एंड तब तक लोग मुझे देश में जानने लगे थे, तो मैंने प्रपोज किया एक ऑफिसर को, ये सेट कि अच्छा आइडिया करते हैं। तो दैट वाज अ 50 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट। देन ये सब हो रहा था और दैट वाज वेरी पावरफुल है, लोकल लोगों को ट्रेन करना, उनका एम्पावरमेंट होता है। एक बार मुझे कोई अवार्ड मिल रहा था पीयूष गोयल जैसा, जब नई सरकार आ गई थी। ही वाज अ मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मोदी जी के जो पहले टर्म में था। तो स्टेज पे मैंने उनको बोला कि पीयूष जी आप IIT आइए, मैं आपको कुछ अच्छा दिखाता हूँ। हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव, हाउ इट कैन चेंज द लाइफ, उससे जॉब कैसे क्रिएट हो सकता है, उससे कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, उससे लोकल कैसे हो सकता है, उससे। तो देन एक्चुअली ही केम वंस, so then we prepared very well to show him that how solar lamp can be a powerful tool for a village transformation. And by that time we have done 1 million. And I propose, हाँ, तो फिर उन्होंने देखा and he was very happy. And that was the part of that 10 million. हाँ, तो 1 million हुआ था, then I proposed him कि let's do 100 million. Let's give right to light to every child. तो मैंने कहा आपने right to education दे दिया है, पर बेचारे बच्चे के पास रात में पढ़ने के लिए लाइट नहीं, तो क्या right to education को क्या करेगा? So let's give right to light. And for that my estimation that time said कि 100 million बच्चे ऐसे होंगे जो केरोसिन में पढ़ते होंगे. This was 2013-14. And then he is a chartered accountant, so on the dais he understood कि मुझे कितना पैसा चाहिए। तो उन्होंने जब उनका भाषण आया तो बोलते हैं हमें प्रोसेस सोलंकी जैसे 1000 प्रोसेस सोलंकी चाहिए वगैरह। ही सेड कि मैंने इनको जितने पैसे चाहिए उनका हिसाब लगाया है, प्रोसेस सोलंकी को 1800 करोड़ रुपए चाहिए एंड हम देंगे इनको। एंड आई इनवाइट हिम टू कम टू दिल्ली एंड वी फाइनलाइज। उन्होंने सबके सामने बोल दिया? हाँ, ऑन द डायस एंड ही एक्चुअली इनवाइटेड। मैं दिल्ली गया तो हमने प्रोजेक्ट फाइनल किया। 1800 करोड़ उस समय कैबिनेट में जब बजट जाता है, मतलब अप्रूवल के, तो टाइम लगता है क्योंकि अलग, बट कैबिनेट मिनिस्टर का अथॉरिटी 500 करोड़ का होता है। तो ऐसा डिस्कशन हो कि 500 करोड़ के कम का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हमने 494 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया एंड देन इट गॉट सैंक्शन। सो देन वी डिड दैट 7.5 million more and we reached out to 10,000 women and their training. It's a huge project. 40,000 villages में we have saturated the village, which means हर घर में सोलर लैंप होता था। मैं हमेशा एक्सप्लेन करता था जब किसी ऑफिसर को, इसका मतलब क्या होता है कि किसी गांव में आप आंख बंद करके किसी भी दिशा में पत्थर फेंकोगे तो उस घर में गिरेगा जहाँ पे सोलर लैंप है। क्या बात है। तो इतना सोलर लैंप हमने किया मिलियंस में। उसके कारण जो डायनामिक्स चेंज हो गई, वहाँ की जो मार्केट का टाइम ही चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट तो शाम को बंद हो जाता था, बंद हो जाता है, लाइट नहीं होती थी। अभी सबके पास सोलर लैंप आ गया, तो सोलर लैंप पंचर भी जुड़ रहा है, उससे खेत में भी जा रहे हैं, उसको दूध निकालने में उपयोग कर रहे हैं, तो उससे माँ खाना बना रही है तो खेत में ले जा रहे हैं। किसी ने मुझे फ़ोन किया, एक सेक्रेटरी बड़े ऑफिसर ने, कि चेतन में क्या सुन रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये बोल रहे हैं गाँव वाले जब से आपका सोलर लैंप आया सांप के काटने से डेथ्स कम हो गई। Exactly. क्योंकि वो नाइट लैम्प की तरह यूज करने लगे उसको। वो खटिया के नीचे रख लेते थे और उसका 14 आवर्स का बैकअप था, तो रात भर चलाते थे। कितनी बड़ी स्मॉल थिंग
just 1 watt of power can be so empowering. So empowering. And it was very amazing experience for me itself, traveling, women empowerment, child education, technology, local economy strengthening, reduction in carbon emission, climate, इतने सारे काम एक तरीके से. So that is where जहाँ से ये एनर्जी स्वराज का आइडिया जनरेट हुआ. Okay, I will come back to you on your dream project जो अभी तक का सबसे था. उससे पहले I would like to ask कि मैम को आपने कैसे बताया कि आप 11 साल के लिए वनवास पे जा रहे हैं, बसवास पे जा रहे हैं? Well, I mean, so 2019 तक ये बहुत सारा कुछ हो गया था. बहुत सारे अवार्ड मिल गए थे. वो $1 लाख का अवार्ड मिला था, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था, साइंस एंड टेक, तो काफ़ी सारा किताबें लिख ली थी. तो फिर मुझे लगा कि आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ इम्पैक्टफुल. आई मीन नॉट अ फील गुड फैक्टर, मतलब नॉट फॉर अवार्ड, नॉट फॉर राइटिंग, नॉट फॉर दिस. एंड उस समय तक क्लाइमेट चेंज एक इशू हो गया था कि ग्लोबल इशू हो गया था. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आ गया था. तो आई वॉज सेंसिटिव कि मुझे इसके लिए कुछ करना है. एंड फिर ये विचार आना चालू हुए. एंड अभी घर पे कैसे बताया जाए कि 11 साल. तो देन वो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे धीरे दिया, मतलब एकदम से नहीं बताया कैसा करना है. तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, अच्छा यदि हम कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए. क्लाइमेट देखो कैसे बिगड़ रहा है, और मैं तो सोलर जानता हूँ, तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे. तो स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स लिटिल बिट. फिर फाइनली एक दिन मुझे लगा कि अब फाइनली बच्चों को बताना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन, है ना. तो डिनर के बाद मैं बैठा उनके साथ, मैंने कहा वांट टू डिस्कस समथिंग. एंड फिर मैंने कहा कि 11 साल, व्हाट डज इट मीन टू हैव 11 साल की यात्रा, कि मैं 11 साल तक घर नहीं आने वाला हूँ. देन एकदम से छोटी बेटी का रिएक्शन था, तो ठीक है ना, वैसे भी आप तो कहाँ घर रहते हो, ट्रेवल करते रहते हो. दैट रियली मेड मी लाइट, है ना. दैट समहाउ, बिकॉज आई वाज एनीवे ट्रेवलिंग बिकॉज ऑफ माय प्रोजेक्ट. में काफ़ी ट्रेवल करता था. तो दे सेड कि अभी ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है. तो दैट रियली मेड मी लाइट. एंड आई कुड सी दैट एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है, ओके, मैनेज कर लेंगे. वाइफ को थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि फॉर मेनी डेज she was feeling कि नहीं, ये रियल नहीं होगा. Obviously, you need to become the in charge of house and everything. यहाँ बच्चे काम आ गए आपके. हाँ. और अभी भी काम आते हैं. अभी भी they never crib and they never say कि आप छोड़ के चले गए. No, they always say, in fact, their daughters keep saying, it's not enough. आप थोड़े और ज़्यादा फेमस बनिए, इससे काम नहीं चलने वाला है. अच्छा, थोड़ा और करो. What is your idea to have fun? जैसे आप बहुत परेशान हो, आपने कहा कि आज फन करना है, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं कि आज फन करना है तो लेट्स गो पार्टी. व्हाट यू डू? वेल, आई मीन, so let's party is a short term fun, because at the end of the party you may be likely to be tired. Exactly. Let's go for movies, and is a short term thing, because when you come from the movie you are not going to be super excited and energetic and enthusiastic. wow, movie देख के आए, अब काम करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला. सो नॉर्मली आजकल तो ऐसा कोई समय नहीं होता जब ऐसा लगे कि लेट्स हैव फन, बिकॉज देयर इज नो टाइम फॉर एनी फन. बिकॉज आई बिलीव दैट एवरी मिनट एंड एवरी आवर शुड बी अ फन. Life has to be celebrated. Every moment has to be celebrated, and then only you can do such things. You're right. If you any given time if you feel कि अरे ये बोझ है, या ये नहीं करना, या जबरदस्ती कर रहा हूँ, तो वो होगा भी नहीं. लंबा नहीं खींच पाएंगे. So every moment has to be fun. Try some moments. Let's celebrate every moment. So this is your work is your fun. Work is the fun. Yeah. Relax कैसे करते हो आप? As I said, there is no time to relax. I mean, Sunday मिला नहीं आपको? हाँ, मतलब so relax की जरूरत भी नहीं है. मतलब when we talk to people and you see there is something happening because of, so that itself gives a lot of energy. Okay. But in general, I like taking photographs. I play flute little bit. हमारे बस में एक ढपली है, तो हम कभी मिलके गाना वाना गाते बजाते हैं. अच्छा. फ्लूट भी बजाते हो आप? फ्लूट नॉट एज अ प्रोफेशनल, बट जस्ट टू अच्छा लगता है. That's great. Perfect. तो थोड़ा सा we would like to discuss about the spirituality. इसका एक कारण है क्योंकि आज के समय में बहुत सारा जो यूथ है वो डाइवर्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, किसी एक धर्म में चला जा रहा है या किसी एक धर्म में चला जा रहा है, जबकि धर्म को अगर देखा जाए तो वो एक ही जगह जाता है. जो हमारे जागे हुए लोग हैं
उन्होंने जो बोला है कि अपनी तरफ मुड़ना है, अपने आप को जानना है, बट लोग कुछ एक्शन ना लेके कि कैसे अपने आप को जानना है, धारणाओं में चले जा रहे हैं, ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं। ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। व्हाट डू यू फील, आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी क्या है और क्या होनी चाहिए? वेल, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग योरसेल्फ, है ना। हाँ, तुम कौन हो, exactly. और अच्छा लगता तो क्यों अच्छा लगता है, और बुरा लगता तो क्यों बुरा लगता है, True. है ना। एनर्जेटिक हो तो क्यों हो, नहीं हो तो क्यों हो, एंड व्हाई आर यू हियर, है ना। आई कीप एक्सप्लेनिंग पीपल, नो, तुम्हें लाइफ का एंड गेम पता होना चाहिए, मरने के पहले क्या करना चाहते हो। Exactly. इफ यू डोंट नो दैट, देन यू आर लाइक एज गुड एज एन एनिमल. So that's why it is important to know yourself, you know, why we behave in a manner we behave. True. And that is the solution. And therefore, the body, our life has, our living has a two parts. You know, one is a software and a hardware. हाँ. नॉर्मली जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है तो उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, खराब हो गया, वायर निकल गया, सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलता कहाँ गड़बड़ है। वैसे ही जीवन में भी एक हार्डवेयर है, बॉडी, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हड्डी टूट गई तो जोड़ सकते हैं, हृदय का छेद हो गया तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं उसको। और जिसको देख नहीं सकते, हमारा मन, उसको समझना ही मुश्किल है। Yes. और ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है लाइफ का कि आज के आधुनिक वर्ल्ड में मन की ट्रेनिंग दी नहीं जाती। It's not part of our life. It's not part of our curriculum. Parents are not capable to do that now anymore. So that's a big missing point. You know, and I keep asking, भाई, nobody gives a training कि breakup हो गया तो कैसे ठीक करना, कैसे deal करना। But that's a very important aspect of life. कि breakup होगा, झगड़ा होगा, 100%. बुरा लगेगा, low energy होगी. How are you going to deal with it? That's a very important life skill. True. So understanding कि, you know, how does it behave itself is a very important skill and training. And I was fortunate to get this training, you know. From where did you get this? I was accidentally, I got in chance with the Art of Living. Okay. And then I was really happy and impressed, you know, our Pujya Gurudev, Shri Ravi Shankar ji, you know, has given this Sudarshan Kriya. Such a powerful thing to do. And Art of Living. Then I did many other courses. So then I am a teacher of Art of Living. Okay. So I'm a trained teacher of Art of Living. So rightly said. क्योंकि हमें इतना बड़ा माइंड दे दिया है, उस सॉफ्टवेयर को दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है। किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, दे आर टीचिंग वेरी स्मॉल थिंग्स कि जीवन को कैसे जीना है, ये सब चीज़ें। लेकिन जो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि हमारा जीवन जब बुरे रास्ते पे चला गया है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो नहीं पता है। Absolutely. तो ये सॉफ्टवेयर का लोचा है, मुझे लगता है सारा। सॉफ्टवेयर का लोचा है, और उसको समझाना मेरे ख्याल से सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हाँ। और आज के यंग जनरेशन को ये जो सस्टेनेबिलिटी भी लाना है, तो ये सॉफ्टवेयर को सिखाना जरूरी है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या लाइफ में, यू नो। एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि जीडीपी क्यों बढ़ाना है, तो लोग बोलते हैं जीडीपी बढ़ाने से सर प्रॉस्पेरिटी बढ़ते हैं। कि वाह, देश का जीडीपी पिछले 20-30 सालों से बढ़ रहा है ना, और 5-6%, 7% बढ़ता है। तो हर साल जब जीडीपी 5% बढ़ता है तो प्रॉस्पेरिटी 5% बढ़ती है, तो चेहरे की स्माइल 5% बढ़ना चाहिए। Isn't it? वो घटती जा रही है। वो तो घटती जा रही है। तो इसलिए ये हम जो चाहते हैं और जो करते हैं वो अलग ही है, नॉट अलाइंड आवरसेल्फ। इसलिए गड़बड़ है कि वो, आई थिंक दैट इज आल्सो द कंसेप्ट ऑफ माया, है ना। ये सब माया का खेल है, हम सब पीछे पड़े। ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि इससे सुख मिलने वाला है, पर मिलता नहीं है। पर मिलता नहीं है। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि धर्म पेरेंट्स नहीं जानते थे हमारे, उनके पेरेंट्स भी नहीं जानते थे। उन्होंने माना धर्म को, और बच्चों को वो बोलते जा रहे हैं कि आप मानते जाओ, राइट। देयर आर फ्यू पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमने नहीं जाना, आप जान सकते हो, आप नए हो, आप ट्राई करो कैसे जानते हैं। लोगों ने जाना है, बुद्ध हुए हैं लोग, वो जान सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि साइंटिफिक नहीं हो पाए, वो रिलीजन में इतना घुस गए कि साइंस को भी समझ लेते। साइंस इन द सेंस कि माइंड कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम पीछे घिसते जा रहे हैं। और आपका जो प्रोजेक्ट है, इसमें अगर थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली लें
कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, एब्सोल्युटली। तो इसको बहुत सीरियसली लिया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग कुछ चीज़ें जान के करना चाहिए और कुछ चीज़ें मान के करना चाहिए। ओके, द लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एवरीथिंग, यू राइट। So something you should learn and understand, something you say yes it is like this. हाँ, जैसे कोई हार्ड कोच है ना कि बेटा चलो हो जाएगा, हाँ, फिर कभी हो जाए, ठीक कभी है। लगा भी देता है। हाँ, you don't have to be really feverish about कि नहीं नहीं ये भी होना चाहिए, नहीं ठीक है। टूट जाएगा, सही बात। ओके, आपको गुस्सा आता है? आता है डेफिनेटली आता है। एंड यू शो के अंदर पी जाते हो या फिर क्या तरीके हैं आपको उसका हैंडल करने के? As I am becoming older, हाँ, वो जो गुस्से वाला जो पल्स है उसका जो विड्थ है छोटा छोटा होते जा रहा है, स्पाइक छोटी होती जा रही है। बट अभी आई एम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि यू नो Okay. विद इन सेकेंड्स इट बिकम्स नॉर्मल, विद इन सेकेंड्स। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेज। So the width is reducing, but yes, गुस्सा तो आता है। नॉर्मली जो होना चाहिए कभी नहीं होता, वो तो नहीं होता है। बट यू नो यू कैन यूज दिस ना फॉर अ गुड थिंग ऑल्सो। नो, हाँ, गुस्सा इज ऑल्सो गुड हाँ, provided तो you जाना do, you know it, you know when you're doing it, you know. हाँ, जब आप उसके कॉन्शियस होके मालिक हो। गुस्सा करेंगे तो काम का है। जब आप उसके मालिक हो। हाँ, अनकॉन्शियस होके करेंगे फिर वो गड़बड़ करता है। ट्रू ट्रू। जो हमारा यूथ है, हम लोग हैं, ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? हर कोई, मतलब ऐसी कोई डायरेक्शन हो कि वो रहते हुए सब कुछ अपना करते हुए इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए। वेल आई थिंक ये यूथ का चॉइस नहीं है कि इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस, ओके, बिकॉज आई एम श्योर एवरी यूथ वांट टू ब्रीथ, आई एम श्योर एवरी यूथ वांट टू ड्रिंक वाटर, आई एम श्योर एवरी यूथ वांट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट एंड देयर हैज टू बी रिसोर्सेज टू लिव। ट्रू। सो ये क्वेश्चन नहीं है कि इन्वॉल्व होना है कि नहीं। इफ यू वांट टू लिव सस्टेनेबली, इफ यू वांट नॉट टू सफर, it is important that you get involved. And one of the best way of involving in the action of climate correction is doing nothing, you know. The best solution is do what? Do nothing. Wahi Okay. solution hai. You know, and in spirituality we say the greatest joy in life comes from the deepest meditation. True, true. And what we do in meditation? Do nothing. So what is the best thing to life to do? Do nothing, you know. I think that's a very important skill if our youth can learn, you know. Actually. How not to do something and still be joyful, enthusiastic, True. positive, creative. ये किया जा सकता है. You don't need a lot of resources. And therefore, in our that basket of activities for climate correction, we have created many such activities which requires doing nothing. You know? And one of our activity, for example, is a Vaha, WH, Vaha wrinkle अच्छे हैं. Okay. So, so our idea is that, you know, don't wear iron clothes on every Monday, because iron, again, it's a 800 to 1000 watt of power it takes, and 5 to 7 minutes for one pair of clothes is almost 200 grams of carbon emission. True. So if you start wearing non-iron clothes, you are saving 200 grams of carbon emission. Now, if millions of them does it and hundreds of millions, it's a huge saving. True. What it will do, of course, it will save some carbon emission, but it will start triggering your mind. You know, हम इतने दिन से जो बिगड़ते आ रहे हैं, बिना किसी उसको सुधारने की प्रक्रिया भी यही होगी धीरे धीरे. You know, start, you know, asking question to your mind. Why can't I not do this? Why can't I not do this? Why can't I not do this? मैं एक जोड़ी कपड़े कम कैसे खरीदूं? मैं अपने बेडरूम को छोटा कैसे बनाऊं? True. मैं कम ट्रेवल कैसे करूं? Because every time you do something, you use energy. Every time you use energy, it results in carbon emission, 300 years of life. तो जाने अनजाने we are actually creating problem for ourselves. And therefore it is important, because simple logic ये है कि साइंस बढ़ रहा है आगे, टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, पर धरती ग्रो नहीं हो रही. धरती पे रिसोर्सेज ग्रो नहीं हो रहे, सिर्फ मनुष्य ग्रो हो रहे हैं और उनकी जरूरतें ग्रो हो रही. तो धरती कितना सप्लाई करेगी? इट हैज अ फाइनाइट कैपेसिटी. यू हैव टू लिमिट योर कैपेसिटी. देयर इज नो चॉइस. हर व्यक्ति को अपनी जरूरत सीमित करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है. आप टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग करके इस लिमिट को वायोलेट नहीं कर सकते. कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक एक्स्ट्रा एटम पैदा नहीं कर सकता. जो है वो है, जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उसी में से जो करना है. तो इसलिए हर यूथ को ये समझना पड़ेगा कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. यदि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कंज्यूम करने लगा हूँ, मुझे ज़्यादा ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा एक दिन. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्न हाउ नॉट टू डू थिंग्स. ओके. एंड प्लांटेशन, डज इट हेल्प?
It does help to a small extent. I mean, as far as the climate change is concerned, it doesn't. Okay. क्योंकि our rate of emissions are very high. मैंने कहा ना 13-14 लाख किलोग्राम पर सेकेंड. True. एंड प्लांट को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है. वो पूरा फुल ग्रोन प्लांट है ना, आफ्टर 10-20 years of tree, it absorbs only 1 or 2 tons of carbon dioxide. और जो काट रहे हैं वो तो बड़े पेड़ काट रहे हैं. वो तो बड़े पेड़ काट रहे हैं, इतनी तेजी से काट रहे हैं, इतना तेजी से हम पेट्रोल यूज करते हैं, इतना तेजी से LPG यूज करते हैं, सारा तो emissions are so high that the plants are a very tiny component of it can absorb. इसलिए प्लांटेशन तो अच्छी बात है, परंतु प्लांटेशन करके ग्लोबल वार्मिंग ठीक किया जा सकता है, प्लांटेशन करके क्लाइमेट चेंज को ठीक किया जा सकता है. दैट अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग. मेरे ख्याल से ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को हर चीज़ में ये लगता है कि लोग मर रहे हैं, हम नहीं मरेंगे, या लोगों के साथ ऐसा होगा, किसी देश में होगा, हमारे साथ नहीं होगा. बिकॉज ये तो अब सर पे आ गया है, ये तो होने वाला है, राइट? क्लाइमेट चेंज होंगे ये सब. पर यही ना स्पिरिचुअलिटी का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि लोग मरने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है. आप किसी भी कितना भी खराब इंसान हो, उसके सामने मान लो एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, वो तेज भाग रहा है और एकदम से गिर गया और उसको लग गई, तो क्या इस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा उसको अंदर होगा, विच मीन्स फर्क पड़ता है. यू मे इग्नोर इट, पर ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है. हर चीज तो दुनिया में हो रही है, उसका सब पे प्रभाव पड़ता है. मैं इसलिए लोगों को ये भी बोलता हूँ, यूथ लोगों को करना चाहिए कि 2 तरह के पॉल्यूशन करते हैं हमें. एक होता है केमिकल पॉल्यूशन जो हम ये कार्बन से करते हैं, एक दूसरा होता है इमोशनल पॉल्यूशन. ट्रू. इमोशनल पॉल्यूशन क्या है? खुश नहीं रहना, चेहरा दुखी रखना, लटका के रखना, ये भी पॉल्यूशन है. भाई जब मैं डिप्रेस्ड हूँ या स्माइल नहीं मेरे चेहरे पे और आप मुझे देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा. दैट इज ऑल्सो पॉल्यूशन. सो नॉट हैविंग अ स्माइल ऑन फेस इज ऑल्सो पॉल्यूशन, इमोशनल पॉल्यूशन. सो फॉर द गॉड सेक एटलीस्ट इमोशनल पॉल्यूशन तो मत फैलाओ. झूठ मूठ का सही, पर हैप्पी तो रहो. राइटली सेड कि एक्चुअली पुराने संत हमारे कहते थे कि जब बाहर निकलो तो सारे गम अंदर दबा लो, हंसते हुए बाहर निकलो. कम से कम आप बाकी के लोग जो आपका चेहरा देख रहे हैं, दे कैन बी हैप्पी. Absolutely. That is the first and foremost. I mean, in fact, all of us forget many times कि हम उसी के लिए तो पैदा हुए हैं. उसको छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं. एक्चुअली किसी से पूछा जाए कि लास्ट टाइम कब हंसे थे, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि तेज कब हंसा. कि पुराने लोग तो कभी भी हंस लेते थे किसी बहाने से, आजकल हंसते ही नहीं है, खुशी नहीं है. परफेक्ट. सारे मेरे क्वेश्चंस हो गए. एक लास्ट क्वेश्चन है. आई रियली वांट टू नो कि आपने इतना कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है अभी तक जिसमें आपको लगा कि आई डिड समथिंग रियली गुड? वेल, जो ड्रीम प्रोजेक्ट तो यही जो मेरी यात्रा का पर्पस है कि दुनिया बदल जाए, अच्छी हो जाए. और ये जो रॉन्ग एनर्जी है जिसको हम 84% 85% एनर्जी हमारी कोल, ऑयल एंड गैस से आती है, तो हम सब लोग ये रॉन्ग एनर्जी से राइट एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं, जो कि सोलर एनर्जी है. यू नो, हमारा तो अस्तित्व का केंद्र ही सोलर एनर्जी. वी ऑल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन. सन शट डाउन हो जाएंगे तो हम सब शट डाउन हो जाएंगे. तो एसी एनर्जी जो हमेशा बनी रहे, क्लीन है, उसी पे शिफ्ट होना चाहिए. हम लोग रास्ता भटक गए हैं. हमने हमारे जीवन को 85% कोल, ऑयल एंड गैस पे आधारित कर लिया है. जबकि 100% सोलर पे होना चाहिए, तब जाके मनुष्य का जीवन खुशहाल रहेगा, सस्टेन. तो हमें वापस हमारे केंद्र पर आना है और राइट एनर्जी का उपयोग करना है, राइट तरीके से करना है, लिमिटेड वे में करना है और राइट टाइम पे करना है, अभी करना है. सो हम जब रॉन्ग एनर्जी से राइट एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं और सब लोग शिफ्ट हो जाएं, so I think I'll be the most happiest person in this world. I think it will happen. एक प्रोजेक्ट आपका मैंने पढ़ा था जिसमें कुछ how many women there जो डॉलर्स को भी समझ पा रहे थे कि गिर रहा है कि कैसे कर रहा है, और उन्होंने बहुत सारा कुछ क्रिएट किए थे पैनल्स को. तो हाउ वाज इट? पहले ये जो हमारा जो मैंने कहा ना, जो एनर्जी स्वराज का जो कंसेप्ट है, वो एनर्जी बाय लोकल फॉर लोकल. ओके. एनर्जी स्वराज मतलब एनर्जी में स्वराज होना. अभी हमारा और हर देश का दूसरे देशों पे डिपेंडेंस बहुत होता है, क्योंकि जो पेट्रोल, डीजल, कोल देखेंगे आप, कुछ ही देशों में है, कॉन्सेंट्रेटेड है, सब दूर बराबर नहीं है. तो डिपेंडेंसी होती है, उससे वॉर भी होते हैं, यू नो, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस भी क्रिएट होता है. तो हर देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके लिए हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके लिए हर समाज को आत्मनिर्भर बनना चाहिए.
तो हमारे जो प्रोजेक्ट था कि हम कैसे लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करें कि वो सोलर लैम्प बनाए, उसको रिपेयर करे, मेंटेन करे। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने कुछ जगहों पर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का भी प्लांट लगाया, ओके, जो कि महिलाओं उसको ओन करते हैं। एक ट्राइबल डूंगरपुर में है, एक गढ़चिरौली में है, एक वर्धा में है, 3 अलग अलग जगह प्लांट है, तो ओन्ड बाय वुमेन, रन बाय वुमेन। तो अच्छा, सोलर या कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पढ़ा लिखा कम है, परंतु उसके लाइफ की स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन साइंस को छोड़ के कॉमन सेंस पे आ जाते हैं। अभी कॉमन सेंस छूट गया है। साइंस के पीछे कॉमन सेंस छूट गया, अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा। हाँ, तो ये जो महिलाएं, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो सीईओ हैं फैक्ट्री की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मात्र 8वीं पास हैं, रुक्मणी देवी। बट वो जब चूंकि सोलर पैनल बनाने में हमको सिलिकॉन लेना पड़ता, कुछ मटेरियल जो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंस होता है ना, डॉलर्स में रेट चलते हैं, तो उनका इतना प्रैक्टिस हो गया था कि वो डिसाइड करते हैं कि अभी डॉलर के रेट ज़्यादा चल रहे हैं, तो अभी रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, थोड़ा अगले हफ्ते खरीद लेंगे। हाउ कूल इज दिस, कि अब डॉलर की वो प्राइस जो 8वीं पड़ी हुई है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग की, सुपर कूल, वेरी नाइस। सर, आपको कुछ कहना है हमारे ऑडियंस को, कोई मैसेज देना चाहते हो? वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं आपने, सो इफ यू फील एनी मैसेज। वेल, मैं अंत में यही कहूँगा कि वी आर इन अ बिग ट्रबल ऑलरेडी। क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस इशू, एंड अभी नहीं तो कभी नहीं, एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड लेट्स डू द क्लाइमेट करेक्शन नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजनिंग कि सस्ता होगा तो सोलर करूँगा, नहीं करूँगा, पॉलिसी होगी तो करूँगा। नो, डू इट बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. And if you go by the economic route and economic decision making and policy based decision making, then we are already gone. It has to become a public moment. When everybody feels that I am a part of the problem, I'm going to be a part of the solution, I will correct it. And I will do it right now. I'll do everything that requires to correct it, and that means reduction in energy consumption, material consumption. Because I want to live healthy life. I want to breathe air without filtering. I want to drink a water without filtering. I want to eat a food without chemicals. That I think is a dharma of every individual for themselves. हर व्यक्ति का अपने शरीर के प्रति धर्म है कि वो शुद्ध खाना खाए, शुद्ध पानी पिए, शुद्ध हवा को सांस ले, और साथ में ऐसा काम करें कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। आज की 10 पीढ़ी भी जीने लायक बचे। मैं हर पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों के लिए एक काम करो, पढ़ाना लिखाना बंद कर दो। कोई पैसे भी इकट्ठा मत करो, सिर्फ 3 काम करो, उनको बेचारों को जीने लायक धरती छोड़ दो। ऐसी धरती जहाँ पर वो बिना प्रदूषण की हवा सांस ले सके, ऐसी धरती जहाँ पर वो बिना फिल्टर का पानी पी सके, और ऐसी धरती जहाँ पर बिना केमिकल का खाना खा सके। हर पेरेंट्स से इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इतनी दया अपने बच्चों पे कर लो, इतना छोड़ के चले आओ। तुम्हारी धन संपत्ति कुछ काम की नहीं है, कुछ काम आने वाली भी नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत सीरियस इशू है। तो इतना ही मैसेज सबसे कहना चाहूँगा, लेट्स बी हैप्पी, स्माइलिंग, एंड विथ आवर स्माइल लेट अस चेंज द वर्ल्ड, एंड लेट अस नॉट अलाउ द वर्ल्ड टू चेंज आवर स्माइल। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये मैसेज जाएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है बैठे बैठे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।